नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, मेहनत, लगन और कठोर प्रयत्नों की अगर बात चले तो हम मिसाल देंगे आपकी। जी हाँ, आपके ही अथक मेहनत का यह नतीजा है कि लगातार तीसरे वर्ष हमारे प्रदेश को गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सफलता की राह पर यूं ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन की कामना है। और हमारा योगदान भी हमेशा यही रहता है कि आपको कृषि की नवीनतम जानकारियों से अवगत करवाते रहें। तो चलिए उठाते हैं इसी दिशा में एक और कदम और देखते हैं आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानेंगे कि चने में समन्वित कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक सफल किसान से। तो चलिए देखते हैं आज का अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रबी फसलों का रकबा, गेहूं को बचाए दीमक से, फूल गोभी में सामयिक कार, सेम की बुआई विधि और ठंड से पशुओं को कैसे बचाएं। और आइए अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने आर्थिक एवं सांख्यिक निर्देशालय द्वारा रबी फसलों पर जारी नवीन आंकड़ों के अनुसार मुताबिक रबी फसलों का कुल रकबा बढ़कर 470.74 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक यह रकबा 503.66 लाख हेक्टेयर था। इस दौरान गेहूं का बुआई क्षेत्र 241.91 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक यह 251.32 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह मोटे अनाजों का कुल रकबा 66.22 लाख हेक्टेयर इस दौरान आंका गया, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 50.62 लाख हेक्टेयर था। चने का बुआई क्षेत्र इस साल अब तक 71.51 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल के लिए यह आंकड़ा 85.75 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह सभी तरह की दालों का कुल बुआई क्षेत्र इस दौरान 111.13 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल बुआई क्षेत्र 124.78 लाख हेक्टेयर था। तिलहनों का कुल रकबा इस वर्ष अब तक 69.91 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल की इसी तारीख तक यह आंकड़ा 75.33 लाख हेक्टेयर था। दीमक असिंचित एवं हल्की भूमि का एक प्रमुख हानिकारक कीट है। इसका प्रकोप फलस की हर अवस्था में पाया जाता है। दीमक पौधे की जड़ों को काटता है, जिससे पौधा सूख जाता है और उसे खींचने पर वह आसानी से उखड़ जाता है। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा की 1 लीटर मात्रा को रेत की 4 किलो मात्रा में मिलाकर छिड़काव करने के बाद सिंचाई करें, या लिंडेन 20 EC दवा 2 लीटर को मात्रा में 4 किलोग्राम रेत और यूरिया में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से भुरकाई करें और सिंचाई कर दें। या खड़ी फसल पर फिप्रोलिन दवा सिंचाई के दौरान पानी के साथ बूंद बूंद कर बहाने से भी भूमि के अंदर दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। इस समय फूल गोभी की फसल परिपक्व अवस्था में है। यह एक ऐसी फसल है जिसमें फूलों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, अन्यथा फूल खराब होने पर उसका मूल्य घट जाता है, जिसका सीधा साधा नुकसान उत्पादक किसान को उठाना पड़ता है। ऐसे में फूलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना। गोभी के फूल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर फूल पीला पड़ जाता है, जिससे बाजार भाव घट जाता है। गोभी के फूल को धूप से बचाने के लिए पत्तियों को फूल के ऊपर समेटकर सिरों को बांध देना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो फूलों के ऊपर एक बड़े पत्ते को तोड़कर रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह क्रिया हमें तभी करनी चाहिए जब फूल पकने लायक हो जाए। सेम को वर्ष में 2 बार बोया जा सकता है, फरवरी मार्च व जून जुलाई। सेम की बीज की मात्रा 5-7 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर सेम को किसी और फसल के साथ मिलाकर बोना है तथा 2-3 किलो बीज की मात्रा लगती है। इसको बोने के लिए तैयार खेत में 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। उनके दोनों ओर किनारों पर लगभग 50-60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2-3 सेंटीमीटर बीज बोना चाहिए। जब पौधे लगभग 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तो एक स्थान पर केवल एक ही पौधा रहना चाहिए।
पशु अत्यधिक ठंड की स्थिति में बीमार पड़ जाते हैं और खुले में अगर पशु को ठंड लग जाए तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पशु को भूखा न रखें, पशु को खुले में न बांधें। पशुशाला में शाम के समय सुरक्षित स्थान पर आग जलाकर वातावरण को गर्म करें। खिड़की दरवाजों पर बोरा या कपड़ा लगाकर ठंडी हवा आने से रोकें। पशुओं के नीचे सूखे चारे या प्याल का बिछावन बिछाएं। पशुओं को मौसम के अनुसार संतुलित आहार दें, जिससे गुड़ सरसों की मात्रा को बढ़ाकर दें, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे। पशुओं को संभव हो तो कुनकुना पानी पिलाएं व रात के समय उड़ाकर रखें और सुबह खुरेरा अवश्य करें, जिससे पशु में उक्त संचार संतुलित रहता है। इस मशीन से गेहूं, धान एवं जौ आदि फसलों की कटाई करने के साथ साथ फसल के बंडल बनाए जा सकते हैं। बंडल बनाने के लिए सन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में 11 HP का इंजन लगा होता है, जिसमें डीजल की खपत 1 से 1.25 लीटर प्रति घंटे तक। इससे 1 घंटे में 1 एकड़ फसल की कटाई की जा सकती है। इससे ट्राली को अटैच कर 6 क्विंटल तक का भार ढोया जा सकता है। इस मशीन को एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है तथा एक दिन में लगभग 10 एकड़ में लगी फसल की कटाई एवं उससे बंडल बनाए जा सकते हैं, जबकि मजदूरों से यह काम करने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। इस प्रकार इस मशीन का उपयोग 10 गुना संभव बचत की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, मौसम को देखते हुए हमारे प्रदेश में इस समय चने की खेती में अनेकों कीट व्याधियां देखने को मिल रही हैं। इनसे निजात पाने का सर्वोत्तम तरीका है समन्वित कीट नियंत्रण। चने की खेती में कौन कौन से कीट पाए जाते हैं और इनसे कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, यही आज हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय गंजबासोदा से। किसान भाइयों, इस समय हमारे क्षेत्र में, विशेषकर मध्य प्रदेश में और मालवा क्षेत्र में, बहुत अधिक क्षेत्र में वो लगाई जाती है चने की फसल। चने की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। जैसे पहला कीट कटुआ इल्ली, दूसरा चने की इल्ली, तीसरा रस चूसक कीट। कटुआ इल्ली, जिसको हम नाम से भी जानते हैं कि यह फसलों को काटती है, इसका कई फसलों में प्रकोप होता है। हमारे क्षेत्र में विशेषकर चने की फसल में इसका अत्यधिक प्रकोप देखने को आया है। इस कीट के द्वारा सबसे पहले जो चने में अंकुरण हो रहा है उसको काट के गिरा दिया जाता है चने का। इसके बाद जब चने की वृद्धि हो जाती है तो यह चने में डालियों काट करके गिरा देती है। इस कीट का प्रकोप विशेष करके रात्रि के समय होता है और दिन के समय ये कीट की इल्लियाँ जो हमारी खेतों में दरारें पड़ी रहती हैं उन दरारों में छिप जाती है। इसके द्वारा डाली काट के गिराई जाती हैं और इससे फसल को ऊपर से वृद्धि हो जाती है। दूसरा हमारी चने की फसल में कीट है चने की इल्ली, जिसको हम नाम से ही जानते हैं कि ये चने की इल्ली है। इसको हरी इल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चने की इल्ली में, चने की फसल में इस कीट का प्रकोप
चने की अंकुरण के करीब 20-25 दिन बाद शुरू होता है। ये इल्ली से प्रारंभ में पत्तियों को खुरच करके खाती है और कुछ समय बाद ये पत्तियों को खुरच करके खाने के पश्चात ये डालियों को भी नुकसान पहुंचाती है। इस कीट का प्रकोप सबसे अधिक उस समय होता है जब हमारे चने में फूल बन रहे होते हैं और फलियां लगती हैं, तो इस कीट की इल्ली फूलों को खा लेती है। जब इस कीट का प्रकोप अधिक होता है तो फूलों से फिर घेंटियाँ नहीं बनती। इस कीट का प्रकोप घेंटी अवस्था में भी होता है, तो ये घेंटियों के अंदर जो दाने बन रहे होते हैं उनको खा लेती है। तो इस अवस्था में इस कीट का आधा भाग घेंटी के अंदर और आधा भाग घेंटी के बाहर रहता है। इसके द्वारा एक दिन में कम से कम 20 से 25 फलियां खा ली जाती हैं और जब इसका अत्यधिक प्रकोप होता है तो चने की फसल में 50% तक नुकसान देखने को पाया गया है। तीसरा कीट हमारे यहाँ रस चूसक कीट हैं। रस चूसक कीटों में जैसे कि माहू है, मच्छर है और थ्रिप्स है। इन कीटों का प्रकोप चने की फसल में कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये कीट रस चूसक कीट के नाम से इसलिए जाते हैं कि इन कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो ये फसल से रस चूसते हैं, जिससे हमारी फसल में वृद्धि रुक जाती है और पौधे पीले पड़ जाते हैं। जब पौधे की वृद्धि रुक जाती है तो पौधे में फिर फूल और घेंटियाँ नहीं बनती हैं। तो ये 3 प्रकार के कीट हैं जो हमारे क्षेत्र में चने की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे किसान भाइयों को इन कीटों के नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए। समन्वित प्रयास से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि फसल की बुआई से लेकर के और इनके प्रकोप होने तक तरह तरह की विधियां हैं, इनका प्रकोप हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को चने की फसल बोने से पहले जो पूर्व में फसल बोई गई थी उसके डंठल पड़े हुए हैं, उन्हें खेत की सफाई करना चाहिए। इसके पश्चात खेत की गहरी जुताई करना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। बीज की जो मात्रा किसान भाई बोने जा रहे हैं वो बीज स्वस्थ होना चाहिए और बीज की संतुलित मात्रा का जितनी मात्रा निर्धारित की गई उतनी मात्रा बोना चाहिए। खेतों में हमारे किसानियों को बुआई के समय संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद इस कीट के प्रकाश जाल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कटुआ इल्ली और चने की इल्ली 2 ऐसे कीट हैं जो रात्रि के समय प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को कटुआ इल्ली और चने की इल्ली के लिए प्रकाश जाल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे खेतों में जो प्रकाश जाल लगाए जाएंगे उसके द्वारा चने की इल्ली का पतंगा और कटुआ इल्ली का पतंगा उसमें आकर के एकत्रित हो जाएगा, तो फसल पर ये कीट फिर अंडे नहीं दे पाएंगे। तो हमें इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रकाश जाल का भी उपयोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है। इसके अलावा हमारे किसान भाई यदि बीच अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं तो चने की फसल में उन्हें अंतर्वर्ती फसलें भी लेना चाहिए। जैसे अंतर्वर्ती फसल के रूप में धनिया को लगाना चाहिए। जैसे चने की 5-6 लाइन लगाने के बाद 1-2 लाइन धनिया की लगाना चाहिए। सरसों का उपयोग कर सकते हैं, गेहूं का उपयोग कर सकते हैं, जौ का उपयोग कर सकते हैं। ये मैं जो फसल बता रहा हूँ आपको, ये फसल इतनी अच्छी हैं कि इनमें चने की इल्ली और कटुआ इल्ली का प्रकोप देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमें अंतर्वर्ती फसलों को भी लगाना चाहिए। इसके अलावा आप फसल में फूल बनने तक टी आकार की लकड़ियाँ भी लगा सकते हैं। इन पर आकर के पक्षी बैठते हैं और ये पक्षी जो चने में इल्लियाँ नुकसान पहुंचाती हैं उन इल्लियों को चुन चुन करके खाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कारगर उपाय है। इसके अलावा हमारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग भी बहुत कारगर है और ये एक अच्छी विधि है। इसके द्वारा क्या होता है कि फेरोमोन जब खेत में लगाए जाते हैं इनकी संख्या प्रति हेक्टेयर 10 से 15 हमारे किसान भाइयों को टेढ़ी मेढ़ी दिशा में लगाना चाहिए, इन्हें सीधे नहीं लगाना चाहिए और फसल से इनकी ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। इससे क्या होता है, इनमें एक रासायनिक पदार्थ निकलता है। इससे नर कीट क्या समझता है कि इसके अंदर मादा बैठी है, तो नर कीट उसमें आकर के एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद यदि चने की इल्ली की जो मादा कीट है यदि खेत में अंडे भी देती है तो उन अंडों से इल्लियाँ नहीं निकलती हैं, इसलिए हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रकाश फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं। इसके अलावा जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे कि आप फफूंदी आती है, बवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम, इनके घोल आते हैं बाजार में। इनका 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाइयों को उपयोग करने से चने की इल्ली का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा ट्रायोकार्ड्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो इनमें अंडे रहते हैं। ये अंडे चने की इल्ली को अंडे को ढूंढ करके मारते हैं। तो ऐसे ट्रायोकार्ड भी हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में लगाना चाहिए। तो ऐसा अगर करते हैं हमारे किसान भाई तो हमें कम से कम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा और हमारी फसल अच्छी प्राप्त होगी।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आपके अथक मेहनत के कारण आज हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसमें आपका और आपके प्रगतिशील किसान भाइयों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही सफल किसान श्री गीता प्रसाद पाटीदार मुगालिया हाट भोपाल से, जो कि जैविक खेती करते हैं और इन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त है। तो चलिए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों राम राम। मैं जो खेती पहले जो करता था तो क्या होता था कि जैसे कि हमें ये कुछ भी पता नहीं था कि हम क्या डालें इस चीज़ में और इस खेत में क्या डालें कि ताकि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। और अब हमने ये उर्वरक डालना शुरू कर दिया, तब से खेती की मिट्टी तक खराब होने लगी और खाने का स्वाद भी बदल गया। तो मैंने धीरे धीरे जब मेरे को कुछ जानकारी मिली, जैसे कि ब्लॉक से, CIA से, तो मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट बनाने के अलावा भी जैसे कि सोयाबीन की दूरी से दूरी पे यदि बोया गया है तो उसमें कीट व्याधि भी कम आती है और फसल भी पर्याप्त मिलती हैं। अभी अभी मैं मेरे गांव वालों से भी ये कहता हूँ कि आपने जो घास पैदा किया है ये घास पैदा मत करो, सोयाबीन पैदा करो, पिछड़ो मत, समय समय से खेती में ध्यान दो, समय से करो, फसल पर्याप्त लो। आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों को खेती को धंधा बनाया जाए, परंतु हम लोग ऐसे हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं डाली जाती खेतों में वो भी हम डालने लगे हैं, इसलिए हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोरी का कारण एक ही है कि यदि बीज सही मात्रा में गिरे, मट्टी का परीक्षण हो, सही मात्रा में उसमें खाद और बीज मिले, तो वो पर्याप्त फसल देगी। और जिस चीज़ की कमी नहीं है और वो चीज़ हम दिए जाएंगे तो हमें पर्याप्त फसल कहाँ से मिलेगी। मैं मट्टी परीक्षण हर वर्ष करवाता हूँ, जिसमें जिंक या फास्फोरस की जो कमी होती है उसको उस हिसाब से डाल के पूर्ति करता हूँ। तो मैंने अभी गेहूं की फसल जो लगाई थी पिछले वर्ष, जो आत्मा योजना से दिया था SRI पद्धति से, उसमें 105 और 107 वाले निकली और मेरे को पुरस्कार भी मिला। निकुंज श्रीवास्तव ने सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार दिया और CIA से मेरे को 3-4 बार शील्डें भी मिली। तो ये क्यों मिली? उनके कहने के आधार पे, जैसे कि
उनने जो हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया, हम उनके आधार से यदि खेती करने लगे तो मेरे को प्रॉफिट तो हुआ ही, परंतु थोड़ा सा आराम घर में भी मिला। क्यों मिला? कि सब मिलके साथ में खुश होकर नहीं खेती में काम करने लगे। नहीं तो जैसे कि कम फसल आती थी, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो हम धीरे धीरे क्या करते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था तो कोई किधर जाए कोई किधर जाए, खेती में भी सही काम नहीं हो पाता था। आज खेती सबसे बड़ी चीज़ है। यदि किसान मिट्टी को यदि पकड़ के नहीं चलेगा और बीज, ये दो चीज़ पे ध्यान कम देगा तो फसल पर्याप्त कभी नहीं मिल सकती। क्यों? कि बीज उपचार करना, बीज को देखना कि ये अंकुरित भी होता या नहीं। किसान ऐसा नहीं सोचता, जाते से ही खेत में चाहे कटा हो चाहे पीटा हो और बोना शुरू कर देता। मैंने 50 किलो या 100 किलो एकड़ बो दिया, इससे कोई काम नहीं चलता है। आप बीज अच्छी गुणवत्ता का होगा तो खेती में फसल भी पर्याप्त मिलेगी। और पर्याप्त मिलने के अलावा हमारे आजू बाजू में जो हम बगीचा जो गार्डन जो लगाते हैं, इसमें भी वर्मी कंपोस्ट यदि दिया जाए और उसके फल को खाया जाए तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों को तो दूर भगा सकते हैं। तो किसान ही कुछ एक ऐसा इंसान है कि जो कि हम तो घर की ही भगा सकते हैं। यदि फसल पैदा करेंगे तो कम लोगों का ही बीमारी दूर कर सकते हैं। यदि पूरे किसान यदि सुधर जाए तो पूरे हिंदुस्तान को ही आधी से ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकता है। ये मैंने देख चुका हूँ और ये कर चुका हूँ कि वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है, ऐसी दवा है कि जो कि बुनियादी ये जड़ से करती है काम, पेड़ पे नहीं करती है काम। आप देते हो पेड़ों में पत्ती के ऊपर के पत्ती खा रही है, पत्ती से क्या होने वाला है? यदि पेड़ में यदि जान होगी और पेड़ में दम होगी तो फल तो लगेगा, और लगेगा तो ऐसा लगेगा कि जो कि शानदार, अपने को ऐसा लगे खाने में भी कि जैसे कि हमें कुछ नहीं होता है। और यदि आप जैसे आजकल दवाइयों से और कार्बेटों से जो पकाया हुआ जो केला और जो पपीता जो दिया जाता है, इससे बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? गेहूं में सल्फार डालेंगे और यदि गेहूं की गंध दूर नहीं होगी तो वो अपने पेट के अंदर तो पायजन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि नीम और करंज की पत्ती से मैंने मेरे खेत में 3 वर्ष से उक्ता रोग को दूर करने के लिए मैंने 1.5 किलो प्रति कुंटल की दर से बीज उपचारित किया। मैंने पहले तो नीम और करंज के पत्ते इकट्ठे किए, छाया में सुखाए, उनका पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद में सीटेड ड्रम में या मटके में उसका बीज उपचारित किया। पिछले वर्ष शुरू वर्ष में तो मेरे को 25% कमी आई, फिर दूसरे वर्ष में आधी से ज़्यादा, और तीसरे वर्ष से तो फिर उसमें उकटना ही बंद हो गया। जो जागरूक नहीं होगा, कहीं स्कूल बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा और उससे बच्चों को पूछोगे कि आप क्या करोगे तो वो बच्चा क्या बताएगा। इसलिए हमें भी रुचि रखना होगी। यदि दोनों की चॉइस होगी, वैज्ञानिक की और किसान की रुचि होगी, तो खेती में फसल अवश्य ही बढ़ेगी और आगे के लिए फ़ायदा भी मिलेगा और किसान का परिवार भी सुखी रहेगा और किसान भी सुखी रहेगा। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा।
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का अंक पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।